नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के मौसम और सियासत दोनों में इस समय तूफान उठ खड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि इस समय ओडिशा में दाना साइक्लोन के मद्देनजर युद्ध स्तर की तैयारियां कर ली गई हैं ताकि तूफान आए और बिना किसी जान माल के नुकसान के गुजर जाए। इसी तरह देश में महाराष्ट्र और झारखंड और कई राज्यों में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी सियासी तूफान मचा हुआ है और उसमें खुद को नुकसान से बचाने के लिए पुरजोर तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। कल प्रियंका गांधी ने आपने देखा कि वायनाड से नामांकन दाखिल किया। उसके बाद से बीजेपी परेशान है कि आखिर गांधी परिवार की सियासी ताकत को अब कैसे रोकेगी बीजेपी। इसलिए बीजेपी परेशान है। इसलिए कहीं परिवारवाद का नाम ले रही है बीजेपी, तो कहीं भ्रष्टाचार, तो कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के नाम पर कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें बीजेपी खुद फंस रही है। उधर महाराष्ट्र में एनडीए में बढ़ती दरारों को भी बीजेपी संभाल नहीं पा रही है। कल शाम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे, जबकि एनडीए या महायुति का दावा तो यह था कि उनके बीच सब कुछ ठीक है और वो महाविकास अघाड़ी की कमजोरियों को दिखाने में लगे थे। मजे की बात यह है कि महाविकास अघाड़ी के बीच तो सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और अब तो नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनाव के बीच में दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, तो मतलब साफ है कि एनडीए में कहीं कोई झोल है। आज महायुति यानी एनडीए को एक और झटका लगा और तब लगा जब छगन भुजबल के भतीजे और एनसीपी अजित पवार की मुंबई इकाई के अध्यक्ष समीर भुजबल ने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही उन्होंने नांदगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर लिया। जबकि महायुति में सीट शेयरिंग में नांदगांव सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है और शिंदे पहले से ही वहां मौजूदा विधायक सुहास कांडे को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। इसका मतलब है कि न केवल अजित पवार की एनसीपी बल्कि एनडीए में भी फूट पड़ गई है। सीट शेयरिंग की खींचतान मुंबई की अंधेरी इस पर भी देखी जा रही है, जिसमें शिंदे चाहते हैं कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी यहां से चुनाव लड़ें और बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। एनडीए के लिए ये मुश्किल और एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को निर्देश दिया है कि वो घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर तो सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। जी हां, ये विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। ये बात उनको हर बैनर पोस्टर में लिखना होगा घड़ी चुनाव चिन्ह के साथ। और इन सब के बीच इधर आज आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जरा इस वक्त जब नामांकन दाखिल कर रहे थे आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड और देश की राजनीति पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, उससे भी बहुत कुछ है। पहले लेकिन महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसको सुनिए। पर्चा जो है दाखिल किया, जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी की प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। शक्ती प्रदर्शन नाही, प्रेमाचं प्रदर्शन होतं। आपण पाहताय जनताचं प्रेम आणि आशीर्वाद हे दिसत होतं आपल्याला आणि असंच प्रेम आणि आशीर्वाद महाराष्ट्रभरात मिळेल। तो आप सुन रहे थे आदित्य ठाकरे को। नामांकन दाखिल करने के बाद आदित्य ठाकरे ने अपनी बात यहां रखी। तो महाराष्ट्र का हाल बता रहा है दोस्तों कि बीजेपी को फिर से सत्ता में आने के लिए अभी काफी मशक्कत और जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी और उसमें भी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी कहा नहीं जा सकता। इसी तरह आप आइए जरा उत्तर प्रदेश, यूपी में भी बीजेपी को उम्मीद थी कि वो उपचुनाव में अपनी खोई हुई साख वापस पा लेगी और इसके साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दरार पैदा करने की भी उसकी कोशिश थी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने यहां खेल कर दिया। अब सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी की 9 सीटें वहां उपचुनाव में हैं। 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर इंडिया के उम्मीदवार उतरेंगे। कांग्रेस भी इसके लिए राजी है क्योंकि उसका मकसद बीजेपी को हराना है। आज अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ट्वीट करके बता दिया है कि उनका साथ बना रहेगा।
ये ट्वीट है, देखिए इस ट्वीट में अखिलेश यादव लिख रहे हैं, हमने ये ठाना है संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाला साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। ये अखिलेश यादव ने इस तस्वीर के साथ आज ट्वीट किया है कि हमने ये ठाना है संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब और लोहिया के सपनों का देश बनाना है। ये बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मसले पर अपनी बात रखी है। अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिम्मेदारी अखिलेश यादव लेंगे क्योंकि लोकसभा देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका जी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। निश्चित तौर से जैसा भी प्रभारी जी ने कहा कि हमारा BLA, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे लोग हैं, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव क्या हरियाणा का बदला यूपी में लेना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ हरियाणा की बात नहीं, देश की बात है, राष्ट्र की बात है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती लोगों का घर गिराया जा रहा है, इन सबों का जवाब है। जो आदमी वाराणसी में PM मोदी के खिलाफ हथकंडा नहीं डालते हैं, हथियार नहीं डालते हैं, वो आदमी इतनी आसानी से 9 सीटों पे कैसे मानेंगे? नहीं, हथियार डालने की बात नहीं है, ये सबको साथ लेकर, सबको एकजुट होकर ये लड़ने की बात हमारे। तो सुन रहे थे आप यहां अजय राय, जो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, यानी यूपी में इंडिया साथ है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर झारखंड को लेकर भी बीजेपी को घेरने का प्लान इंडिया गठबंधन ने बना लिया है। और अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी इसी सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, ऐसी खबर भी आ रही है। और जबकि आज हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों के नामांकन दाखिल हो गए हैं और उन्होंने बीजेपी को हराने के दावे भी किए हैं। ये देख लीजिए तस्वीर हेमंत सोरेन की। इस नामांकन दाखिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। उधर कल्पना सोरेन भी आज उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर लिया। तो ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर कल्पना सोरेन, उधर हेमंत सोरेन। आइए जरा सुनते हैं हेमंत सोरेन इसके बाद, नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। प्रक्रिया को हम पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। दादा, आसाम के CM भी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं और कहते हैं झारखंड के हिंदुओं को एक होना होगा और वो कहते हैं बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे। इस तरह की कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने, देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी प्रवासी मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं। अभी लोगों को अब यार थोड़ा सा इसको नीचे रखो, तुम लोग की वजह से मेरा गला आजाद बैठ गया है, थोड़ा सा हमको बोलने में भी आसान है, हमको ऐसा बोलना पड़ता है यार। दादा, यहाँ का आदमी लोग पलायन हो रहा है बाहर। मेरा सवाल हो जाना भैया, एक सवाल आसाम के बोलने दीजिए। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ सीधा सीधा अपनी बात रखते हुए हेमंत सोरेन बिना लाग लपेट के। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने भी अपनी बात रखी। आज दोनों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां के लिए नामांकन दाखिल किया है। कल्पना सोरेन इस मसले पे क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुन लीजिए।
नामांकन किए हैं और गांडे से, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी जो सेवा उन्होंने मुझे दी है, फिर मुझे मौका दीजिए और मैं उस सेवा में पूरी खरी उतरूंगी। चलो, तो सुन रहे थे आप यहाँ कल्पना सोरेन को, और सेवा का मौका दीजिए, अपना काम ये कर रही हैं। और अब ऐसे भी ये विधायक हैं, आप जानते हैं उपचुनाव में जीत के आई थी और अब पूरी तरह से सियासत में ये लीन हो चुकी हैं, सियासतदां हो चुकी हैं कल्पना सोरेन। और एक नई खोज कह सकते हैं झारखंड के लिए। जब हेमंत सोरेन जेल में थे और ये मिलने गई थी हेमंत सोरेन से और ये आंसू इनके आंखों में थे, तो उसी वक्त हेमंत सोरेन ने कहा था कि ये आंसू जनता के बीच आप के निकलें तो शायद जनता को भी समझ में आए कि परेशानी क्या है। उसके बाद से कल्पना सोरेन ने वापस नहीं देखा और अब राजनीति में मजी हुई खिलाड़ी की तरह ये नजर आती हैं। और इनके दो भाषणों को आप हमेशा से, आपने अगर सुना हो तो याद रख रहे होंगे। पहला भाषण दिल्ली में और दूसरा भाषण मुंबई में, इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये भाषण था जब हेमंत सोरेन जेल में थे। तो अब ये कहानी आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी, कल्पना सोरेन की कहानी, ये देखिए। और अब चुनावी मैदान में इधर हेमंत भी हैं, कल्पना सोरेन भी हैं, झारखंड की बात कर रहा हूं, लेकिन उधर महाराष्ट्र में तूफान मचा हुआ है दोस्तों। तूफान देश के दूसरे सिरे में, दूसरे छोर पे भी है और जिसकी चर्चा से ही आज के इस न्यूज पॉइंट की शुरुआत मैं कर चुका हूं। उड़ीसा के तट पर थोड़ी देर में, अब से कुछ देर में दाना साइक्लोन टकराने वाला है। लेकिन उससे पहले देश की सियासत में जो तूफान है उसमें महायुति यानी एनडीए में बगावत, और उस बगावत के बाद महाराष्ट्र में क्या गति होगी बीजेपी की, यह सब समझना जरूरी है। और उसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। यह सब समझेंगे हम इस चर्चा में। आइए जरा आपको ले चलता हूं सीधे हमारे उन तमाम साथियों के बीच, पैनलिस्ट साथियों के बीच। देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में और भी जुड़ेंगे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो बाद में जुड़ेंगे उनका भी। सीधे आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? महायुति के बारे में खूब खबरें आ रही थी, गोल गोल बातें हो रही थी कि महायुति बहुत आगे है, लेकिन आज की तारीख में यहां तो बिखराव की खबर आ रही है महायुति से। बिल्कुल राजीव जी, महायुति से बिखराव की खबरें आ रही हैं और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी इस महायुति को छोड़ दें, क्योंकि खबरें ये है कि एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया है कि उनको 160 सीटें चाहिए कम से कम चुनाव लड़ने के लिए, और बीजेपी उनको 70 सीटें से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ये खबरें भी चल रही है राजीव जी। अब देखना है क्या है। एकनाथ शिंदे का तर्क ये है कि उद्धव ठाकरे के विधायक कम हैं और उनके एकनाथ शिंदे के विधायक ज्यादा हैं, और उद्धव ठाकरे को वहां 85 सीटें लड़ने को मिल रही है महागठबंधन में, यानी महाविकास अघाड़ी में। तो उस लिहाज से उनको 160 सीटें कम से कम एकनाथ शिंदे को चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और जो लोकसभा चुनाव था उसमें उनका जो स्ट्राइक रेट है वो महायुति में सबसे अच्छा था। तो एकनाथ शिंदे का तर्क ये है। इधर अजित पवार भी जम के अड़े हुए हैं कि उनको भी सीटें ज्यादा चाहिए। बीजेपी कह रही है कि अब हम आपको जो है सीटें नहीं देंगे। अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहां बन के चुनाव लड़ना चाहती है और कह रही है कि आपको हमने 2.5 साल सरकार चलवाई है, अब आप जो है वो बलिदान कीजिए। इधर खबरें ये चलाई गई कि अमित शाह ने कहा है कि कोई भी बागी जो है वो चुनाव नहीं लड़ना पाया और तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आपने अपनी शुरुआत में खबर बता दी कि बागी छोड़िए, छगन भुजबल के भतीजे जो है वही पार्टी छोड़ के और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो महायुति में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, सीटों का तालमेल अभी तक नहीं हो पाया है। बीजेपी ने एक तरफा 99 सीटें अपनी घोषित कर दी, उधर अजित पवार ने अपनी कुछ सीटें घोषित कर दी। तो ये जो तालमेल चल रहा है ये जाकर आखिर में राजीव जी हो सकता है कि गठबंधन टूट जाए और एकनाथ शिंदे भी अलग हो जाए और अजित पवार भी अलग हो जाए और भारतीय जनता पार्टी अकेली खड़ी दिखाई दे। लेकिन देखते हैं कि बीजेपी किस तरीके से इसको रोकना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत सारे अस्त्र दूसरे हैं, ईडी सीबीआई वगैरह है, तो उसका इस्तेमाल क्या फिर एकनाथ शिंदे अजित पवार के लिए किया जा सकता है उनको रोकने के लिए। अब देखना यह है कि जो चाणक्य समझे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरीके से महायुति में टूटन को रोकने लगे।
बिल्कुल, महायुति के टूटन को कैसे रोकते हैं यहाँ पे ये देखा जाएगा। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें आ रही हैं, राहुल गांधी पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे और यहाँ एक बैठक चल रही है इन्हीं चुनावों को लेकर, झारखंड चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर और साथ साथ उपचुनावों को लेकर एक गहन बैठक यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो सीधे हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, और क्या कुछ देखा जाए, क्या कुछ कहा जाए महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है यह कहा जा रहा है एनडीए के अंदर, और बहुत सारी खबरें दबाने की कोशिश हो रही है सरकारी मीडिया के जरिए। क्या कुछ यहां आप देखते हैं? दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तक सब दिल्ली तलब होते हैं, लेकिन दिल्ली में बात बनती नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अजीत पवार गुट को कह दिया है कि घड़ी छाप जो है वो आप दिखा तो रहे हैं, लेकिन उसके नीचे डिस्क्लेमर लिखिए कि ये विवाद में है, ये जो सिंबल है विवादों में है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, और 6 नवंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए तलब किया गया है इस गुट को। 6 नवंबर यह भी है, अभी है, और 20 नवंबर को चुनाव है वहां पे। उससे पहले सिंबल से लेकर और महायुति के बीच जो तकरार है, इन सबको कैसे देखा जाए? महायुति में ये तकरार तो पहले से अपेक्षित ही था। राजीव जी, आप एक और शख्स का नाम अभी नहीं ले रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, जो वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं और रह रह के उनके मन में महत्वाकांक्षाएं उभरती है। किस तरह से योजना बनाकर कूटनीति के जरिए, कूट तरीके से वे कभी शीर्ष पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री बने थे, और कैसे मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, और उनकी महत्वाकांक्षाएं कैसे रह रह के उभर रही हैं। तो महाराष्ट्र में तीनों ही पार्टियों का जो गठजोड़ है, उससे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी बहुत दूध की जली है। वो उसे लगता है कि शिवसेना के साथ उसका तालमेल रहा, शिवसेना उसकी पुरानी भागीदार रही, लेकिन उसमें टूट हो गई और उसने धोखा दिया। शिवसेना के लोग ये मानते हैं, तब तो एक ही शिवसेना थी, वो ये मानते हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखाधड़ी की, तो उनके मन में भी बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा उनके मन में खटास है। अजीत पवार को लेकर खटास, सब मतलब वहां महाराष्ट्र में बड़ा अजीब हाल यह है कि हर व्यक्ति एक दूसरे का, राजनीति में उनके मोर्चे के दलों का भी और प्रतिस्पर्धी दलों का भी, उस मोर्चे का से भी उसको खटास मन में है। यानी अजीत पवार की खटास शरद पवार से भी है और बीजेपी से भी है, शिंदे गुट के शिंदे से भी है और उद्धव ठाकरे से भी। हर व्यक्ति के साथ ऐसी विचित्र खटास है जो देखने को नहीं मिल रही। और कई लोगों के नाम जिस तरह कट रहे हैं, अजीत पवार गुट जैसे काट रहा है, वो भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो महाराष्ट्र के 4-5 हिस्से लोग करते हैं मोटे तौर पर कि मराठवाड़ा, ठाणे, पुणे बेल्ट या विदर्भ, उसका क्या होगा, तो हर जगह 4-5 जगह अलग अलग तरीके से नतीजे आने वाले हैं। जिस बेल्ट में कभी बीजेपी का एक छत्र राज था, वहां बीजेपी नदारद नजर आ रही है। जहां कभी कांग्रेस का एकाधिकार था, वो कांग्रेस वहां से अदृश्य प्राय होती नजर आ रही है, क्योंकि उनके आपसी झगड़े थे। तो ये बड़ा विचित्र महाराष्ट्र का सीन तो होगा, और मुझे लगता है कि जब तक नामांकन सब नहीं भरा जाते और नाम वापसी नहीं होती, मैं कहूँगा जब तक वहाँ नाम वापसी नहीं होती है, बगावत जारी रहेगी। ये कहा जाता है पार्टियों के उम्मीदवारों को, बगावतियों को भी, कि ठीक है नामांकन भर दीजिए, नाम वापसी के वक्त नाम वापस ले लीजिए। तो नाम वापसी किस किस की होती है, कौन कौन नामांकन भरता है, ये बड़ी विचित्र स्थिति होगी। और एक अनार 6 बीमार तो महाराष्ट्र में है ही, उन 6 के 6 बीमारों में से किसको अनार मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक अनार 100 बीमार। और इधर दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के अंदर यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच अभी क्या बातें हुई हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जरा सीधा चलते हैं, केसी वेणुगोपाल इस मसले पर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, बहुत कुछ आज के पिटारे में पहले सुनते हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच क्या चर्चा हुई, सुनिए। माइक लीजिए उसका। अरे माइक ले लो भैया। चलिए रोल है।
और सर, प्रियंका जी के नॉमिनेशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को इंतजार करवाया गया और उनका अपमान हुआ, ये एलिगेशन है बीजेपी का, आप इस पर क्या जवाब? पूरा झूठी है। आप देखो, फोटो देखो, कल का नॉमिनेशन का फोटो पूरा मीडिया में था। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड सोनिया गांधी जी पीछे है, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी फ्रंट सीट में है। How can they spread lies? What was happened? Everybody know that. Priyanka ji reached there early because of the timings. Therefore, he reached a little bit early. We only told her, Congress president only told her to go there immediately because of the timing, which she believes. She believes in timings. Therefore, she went early before concluding the meeting. मीटिंग खत्म करने के पहले वह निकल गया। देखो, when Congress President Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji reached the collectorate, that point of time, Priyanka ji and the people were inside the room. We knocked the door so many times. Door was not opened. For Rahul Gandhi and Sonia Gandhi also, door was not opened. They waited for 1 or 2 minutes. You also waited? I also waited. I was there presently. Then finally, they entered. After मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर ये मीडिया बाइट देते हुए केसी वेणुगोपाल, और इनसे पूछा जा रहा है, हालांकि अभी बैठक खत्म नहीं हुई है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की। बैठक खत्म होने के बाद जो जानकारी आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है कि कल से लेकर आज तक और लगातार एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वायरल किया है। वो ये कि जब कल प्रियंका गांधी गई नॉमिनेशन के लिए वायनाड में, तो वहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने किया है, बड़े बड़े नेताओं ने एक वीडियो वायरल किया है, और उस वीडियो में साफ साफ ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर कर दिया गया और इन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया। हालांकि आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे दाहिने साइड में प्रियंका गांधी के बैठे हुए हैं और बाएं साइड में राहुल गांधी बैठे हैं और पीछे सोनिया गांधी बैठी हैं। अगर वो तस्वीर भी दिखा पाए हम तो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसी सवाल का जवाब यहां केसी वेणुगोपाल दे रहे थे और आपने सुन ही लिया कि उन्होंने कहा क्या है। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझूं, कहानी क्या यहीं पे खत्म हो जाती है या यहां से शुरू होती है? आखिर इतनी परेशानी क्यों है बीजेपी को प्रियंका गांधी के नाम से? और प्रियंका गांधी का उधर नॉमिनेशन होता है, देखिए एक संयोग देखिए, प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन होता है और इधर दौड़े दौड़े भागे भागे दो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी 3 वरिष्ठ नेता दिल्ली आते हैं और अमित शाह से मिलते हैं। अभी तक कुछ भी दाल नहीं गली अभी तक, और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर और भी बता दूं कि अपने 45 कैंडिडेट्स की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा शरद पवार ने कर दी है। तो इधर सब कुछ गुडी है, सब आगे चल रहे हैं अपने हिसाब से और सब कुछ तय हो चुका है। 85 सीटें, तीनों गठबंधन के जो तीनों मुख्य दल हैं, इन लोगों ने कल ही इसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन दूसरे साइड में एनडीए में क्या चल रहा है उसकी तस्वीर आप लोग जानते हैं। जरा यहीं से आपसे समझना चाहूंगा। इस बीच 2 और साथी जुड़ गए हैं हमारे। धनंजय जी सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। और इधर लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी। दोनों, मुंबई और लखनऊ, दोनों इंपॉर्टेंट सिटी आज की तारीख में, कैपिटल आज की तारीख में जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आप दोनों के पास आऊंगा, बहुत कुछ आप दोनों के पिटारे में है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, राजीव जी, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है, बहुत रोचक। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। हमको बारामती का चुनाव याद है, जब सुनीता पवार और सुप्रिया भौजाई कह लीजिए, ननद भौजाई आमने सामने थी जी। सुनीता पवार अजित पवार की पत्नी और सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी बारामती में आमने सामने थी और 1.5 लाख से वो जीती। बारामती असेंबली सेगमेंट में उनकी लीड थी 48,000 वोट। मैं ये क्यों बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। बारामती का असेंबली इलेक्शन बड़ा रोचक होने जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में।
अजीत पवार के खिलाफ अब अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार हैं। अब पवार वर्सेस पवार एक बार फिर बारामती में है। तो ये बारामती की सीट जो है वो बहुत रोचक होने जा रही है। युगेंद्र पवार शरद पवार के पौत्र हैं और अजीत पवार के भतीजे हैं, उनके भाई के बेटे हैं, और ये आमने सामने होंगे। वो यंग है और मैं आपको बता चुका हूं कि बारामती असेंबली सेगमेंट जहां से अजीत पवार युगेंद्र पवार के सामने होंगे, वहां पे सुप्रिया, उस असेंबली सेगमेंट में सुप्रिया सुले की लीड थी 48,000 जी। अब उसके बाद आप देखिए कि ये फंसने के बाद कितना समय निकाल पाएंगे बाकी कैंडिडेट्स के लिए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के जो सूत्रधार हैं वो शरद पवार हैं। शरद पवार ने ही एक तरीके से कहिए कि एमवीए की आधारशिला रखी, महाविकास अघाड़ी की। चुनाव के बाद जब खंडित जनादेश आया और सुबह 5 बजे का जो शपथ ग्रहण था वो विफल हुआ, उसके बाद शरद पवार ने ट्रम्प कार्ड खेले और ये नया गठबंधन वहां पैदा हुआ। शिवसेना की नई राजनीति सामने आई। ये सब एमवीए बढ़ने के बाद हुआ। तो शरद पवार ने एक बार फिर बारामती में ट्रम्प कार्ड खेला है। अजीत पवार हम जानते हैं कि पब्लिकली एडमिट कर चुके हैं, वो मान चुके हैं कि सुनेत्रा पवार को वहां से चुनाव लड़वाना उनकी भूल थी, गलती थी जी। बाकी आप बता चुके हैं कि वो जब भी घड़ी चुनाव चिन्ह लगाएंगे तो उसके नीचे उनको लिखना पड़ेगा कि ये विवादित है। अब एक और बात आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए शिवसेना शिंदे के 45 कैंडिडेट जो है वो अनाउंस हो गए और उन 45 में 41 कैंडिडेट जो हैं राजीव जी वो पुराने हैं, नए लोग नहीं हैं। यानी जो जीत कर आए थे, जो उनके साथ गुवाहाटी के फार्म हाउस में टूट के चले गए थे, वो एमएलए जी। तो 90% एमएलए वो लोग हैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के टिकट पर जीत कर आए थे और दल बदलू हैं। इसी प्रकार लगभग 90% कैंडिडेट अजीत पवार की पार्टी के भी हैं जो ऑलरेडी जीते हुए हैं, यानी नए कैंडिडेट नहीं आए। पिछले 2-2.5 साल में जब से ये पार्टियां बनी हैं वॉशिंग मशीन के जरिए, इनके अंदर नई लीडरशिप पैदा नहीं हो पाई, ना ये हिम्मत कर पा रहे नए कैंडिडेट को वोट टिकट देने की। अब ये जो कैंडिडेट जो 90% दोनों पार्टियों के ऑलरेडी जो सिटिंग एमएलए है, वो सिटिंग एमएलए एकनाथ शिंदे या अजीत पवार का नाम लेकर जीत कर नहीं आए, वो अपनी पिछली पार्टियों के हैं जी। और उनको जनता कितना स्वीकार करती है ये हम देखेंगे। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो काफी रोचक होने जा रहा है और खासकर बारामती का चुनाव जिस पर निगाह होगी राजीव जी। बिल्कुल, बारामती का चुनाव जो है इस पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि ये परिवार का हिस्सा कहें, इस एरिया को कह सकते हैं। पवार जो शरद पवार का जो परिवार है उसी से निकले हुए तमाम अलग अलग रूट आप देख रहे हैं और इसीलिए भी यहां पर बहुत मजेदार होने वाला है। न सिर्फ बारामती बल्कि महाराष्ट्र का चुनाव, जो पहला सेंटेंस प्रशांत टंडन जी ने यहां बोला था, महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी। और उसमें भी आज की तारीख में अगर महायुति में गड़बड़ है, जरा धनंजय जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, आखिर ये सब कुछ तो ठीक चल रहा था महायुति में, एनडीए में, अचानक ये गड़बड़ क्या हो गया? अचानक इधर दिल्ली क्यों तलब होना पड़ा मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को? अजीत पवार के भतीजे जो हैं वो बागी हो गए, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया अलग से निर्दलीय,
चल क्या रहा है आखिर, और यहां से क्या तस्वीरें दिखाई देती हैं धनंजय जी? देखिए, जो छगन भुजबल के भतीजे हैं वो अलग लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो भी अलग नहीं लड़ रहे, निर्दलीय लड़ रहे हैं। और वो जो है छगन भुजबल महत्वपूर्ण नेता थे उनके। ये संकेत है, संकेत ऐसे समझिए कि अजित पवार गुट के जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि हम अगर बीजेपी के साथ रहे तो जीत नहीं पाएंगे। एक तो शरद पवार जी का नाम सबसे बड़ा है, और रीजनल पार्टियों के साथ किसी भी रीजनल पार्टी को देख लीजिए, रीजनल पार्टी अपने मूल नेता की वजह से पहचानी जाती है। अब शिंदे जो है उनकी पहचान अभी होनी बाकी है। अभी विधानसभा चुनाव में समझ में आएगा कहाँ खड़े हुए। लोकसभा चुनाव में भी समझ में आया है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि चूंकि हिंदुत्व वाला ऐसा एजेंडा था जिसमें उद्धव ठाकरे ने जो कहा, और जो उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में जो अंतर है, मैं समझता हूं उसको सही तरीके से अभी लोग पब्लिक के बीच में परिभाषित नहीं कर पाए हैं। ये विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको परिभाषित करे कि शिवसेना जो है उनके पास, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके हिंदुत्व में क्या और जो बीजेपी का हिंदुत्व है दोनों में क्या अंतर है। तो जो अजित पवार जी का गुट है उसको ये लग रहा है कि हमारे वोट जो है ज्यादातर वो वोट है जिसमें जाति विशेष, धर्म विशेष बात नहीं। शरद पवार जी है उन्होंने कांग्रेस के अलग होकर के पार्टी बनाई थी एनसीपी। आपको याद होगा अगर मुद्दा तो ये विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी को लेकर के उन्होंने अलग पार्टी बनाई। लेकिन उनकी विचारधारा क्या है, उस एक बिंदु को अगर छोड़ दीजिए, बाकी एनसीपी की विचारधारा क्या है? वही विचारधारा, जो विचारधारा कांग्रेस की है, समावेशी राजनीति करते हैं। समावेशी राजनीति में जिस तरह से बीजेपी की राजनीति, आपकी आवाज डाउन, अप एंड डाउन हो रही है धनंजय जी। आपकी आवाज थोड़े अचानक, अच्छी आवाज आ रही थी लेकिन अचानक अप एंड डाउन। जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। अभी ठीक है? अभी ठीक है, बिल्कुल। तो जो एनसीपी के नेता हैं उनको ये लग रहा है कि कहीं हम अगर बीजेपी के साथ लड़े तो हार ना जाए, ये संकेत है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए अजित पवार गुट के साथ, बेहद निराशाजनक परिणाम है। दूसरी बात आप गौर कीजिए कि आरएसएस ने भी और बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कहा कि अजित पवार को साथ लेने की वजह से हम हारे। फिर तीसरी बात ये देखिए कि अजित पवार को क्यों लाया गया था साथ में। अजित पवार जी को साथ में लाने की दो वजह थी। एक बड़ी वजह ये थी कि शरद पवार को कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि शरद पवार के रहते बीजेपी जो सपना देख रहा था हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, वो संभव नहीं था। दूसरी बात यह है कि मराठा नेता बीजेपी के पास नहीं है, और मराठा नेता को लेकर के आपको पता है कि मराठा आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ, मराठा आंदोलन में बीजेपी ने डबल गेम खेला शिंदे के माध्यम से, शिंदे को खड़ा किया उसमें, और शिंदे के माध्यम से डबल गेम ये खेला, मराठा को भी कहा कि हम आरक्षण दे रहे हैं और तुमको आरक्षण दे रहे हैं, कुनबी का सर्टिफिकेट देंगे, और कुनबी जो है ओबीसी में है तो आप ओबीसी में चले जाओगे। लेकिन लोगों ने विरोध किया इसका, ओबीसी ने भी विरोध किया, कुनबी ने भी विरोध किया, और उसके बाद वो मामला भी अटक गया। अब शरद पवार जी मराठा नेता के तौर पे जाने जाते हैं। अब शरद पवार जी को कैसे काउंटर किया जाए, उसके लिए अजित पवार, मनोज जरांगे पाटिल, उसके बाद जो है शिंदे, तीन लोग लगा दिए गए। लेकिन लोकसभा के चुनाव ने बताया कि शरद पवार को पटकनी नहीं दी जा सकती अभी भी। और इस चक्कर में क्या हुआ कि बीजेपी की अपनी स्थिति खराब हो गई। बीजेपी किसकी पार्टी है? बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, बीजेपी मराठों की पार्टी है, बीजेपी दलितों की पार्टी है, बीजेपी ओबीसी की पार्टी है। किसकी पार्टी है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के साथ ये दिखाई पड़ता है हमेशा कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी, वो चाहे आरक्षण को लेकर के उनका क्या स्टेटमेंट रहता है, बोलते कुछ है करते कुछ है। महाराष्ट्र में उनके पास ओबीसी नेता है कुछ, लेकिन उस ओबीसी नेता को क्या देते हैं? स्टूल। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, बीजेपी और शिवसेना ने जब 2014 में सरकार बनाई थी तो मुख्यमंत्री किसको बनाया? मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाया। कितने प्रतिशत ब्राह्मण है महाराष्ट्र में? लेकिन चूंकि आरएसएस का एजेंडा ब्राह्मणवादी एजेंडा है तो फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आप याद कीजिए, एक बड़े नेता हुआ करते थे एकनाथ खड़से, जो बाद में चले गए, शरद पवार जी के साथ चले गए। अभी तक क्लियर नहीं है वो कहाँ है। हालांकि उनकी बहू को टिकट दिया गया था बीजेपी से, बीजेपी से सांसद बनकर के गई भी।
लेकिन दूसरे एक नेता थे गोपीनाथ मुंडे, जो बड़े ताकतवर नेता थे ओबीसी के, वो तो अब है नहीं, स्वर्गीय हो गए। अब उनकी बेटी का क्या हाल किया गया आप जानते हैं, बेटी को कहीं फ्रंट पे नहीं लाया गया। तो ओबीसी के नेता भी नहीं है बीजेपी के पास, इस वजह से बीजेपी के वोट बैंक पे भी असर पड़ा है। अब अभी देखिए एक लेटेस्ट सर्वे मीडिया में चल रहा, आरएसएस ने सर्वे कराया है और 160 सीटों पर जीत रही है बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है महायुति। अब 160 सीट कहां से आएगा? उनके पास एक आधार है कि वो 1,500 रुपया जो दे रहे हैं लाडली बहना के तौर पे, वो कमाल करने वाला है। 5 किलो अनाज दे रहे थे और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र ने बता दिया कि 5 किलो अनाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो 1,500 रुपया दे रहे हैं लोग तो ले लेंगे, लेकिन चोट देंगे बीजेपी, नोट भी ले लेंगे और चोट भी देंगे, ये यहाँ की परिपाटी है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, इसी वजह से महाविकास आघाड़ी के लोग थोड़े परेशान, महायुति के लोग, क्षमा करेंगे जी, ये महाविकास और महायुति इतना क्लैश कर जाता है, तो महायुति के लोग परेशान है। एक और परेशानी, अभी कह तो रहे हैं कि शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 100वां साल है बीजेपी के, ये आरएसएस का। आरएसएस अगले साल यानी 2025 में 100 साल पूरे करेगा। 100 साल पूरी करेगा तो उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा है, तो कहते हैं दिल्ली ख्वाहिश है कि महाराष्ट्र में कम से कम जो है हमारी अपने दम पे सरकार, और अपने दम पे सरकार कैसे होगी? अपने दम पे सरकार होगी तो देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। अब क्या शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथ रहेंगे? अजित पवार इसलिए छोड़ करके आए थे शरद पवार जी को, उसमें एक बड़ा ये कहा गया कि अजित पवार जी ने कहा कि आपके साथ रह करके कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कभी आपने वो मौका नहीं दिया कि हम मुख्यमंत्री बन सके। तो क्या बीजेपी के साथ आकर के मुख्यमंत्री बन गए? वो वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी कंफ्यूजन वाली है राजीव भाई। अभी महाराष्ट्र में जो स्थिति है, कौन क्या करेगा ये महायुति में समझ नहीं आ रहा है। अब महाविकास आघाड़ी को लेकर के लगातार अफवाह फैलाई गई कि उद्धव ठाकरे जा रहे हैं मिलने के लिए, देवेंद्र फडणवीस से मिल लिए, जा नहीं रहे हैं, और अमित शाह जी से मिलने चले गए संजय राउत, जो कि संजय राउत ने ही कहा कि भाई ये अफवाह है, ये संभव नहीं। अब स्थिति तो इतनी गंभीर है शिवसेना में कि उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा कहा है कि जो हमको छोड़ के गए उनके लिए दरवाजा खुला हुआ नहीं, हम उनको भी लेने वाले नहीं। अब देखिए कि दूसरी तरफ अजित पवार जी का जो गुट है, अजित पवार जी के गुट के जो लोग आए हैं उनमें उनके साथ हैं शरद पवार जी। ये नहीं कहा, शरद पवार जी ने नहीं कहा कि हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जो आना चाहे आए। तो कल को जीतने के बाद भी अगर जैसे अजित पवार शरद पवार जी की पार्टी को छोड़ करके अलग गुट बनाए और आ गए इनके साथ बीजेपी के सरकार के साथ, कल समझिए ऐसी स्थिति बनी कि महायुति आसपास कहीं है, तो अजित पवार गुट के कुछ विधायक उधर छूट के चले जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे उसको? फिर एक और सवाल बनता है कि जो ये समझ में आ रहा शिंदे जी को कि 100 साल हो रहे हैं पूरे, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनाने वाला है नहीं, हमारे नाम पे खेल रहा है। अगर हार गया तो शिंदे की छवि गई, शिंदे की वजह से हार गए, अगर जीत गए तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी असमंजस वाली स्थिति है महायुति के बीच में, और जो पत्रकारों को विश्लेषकों को असमंजस की स्थिति दिख रही है, अब सोचिए जमीनी स्तर पे कितना असमंजस का हाल होगा। वो जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने असमंजस में होंगे। और आप एक बात और कीजिए, बीजेपी या बीजेपी के घटक दल जो होते हैं आमतौर पे विधायकों के, जो पुराने विधायक होते हैं उनके टिकट बदल दिया करते हैं, नए विधायक नए उम्मीदवार खड़े करते हैं। इस बार महाराष्ट्र में ये भी जान लीजिए कि बहुत कम सीटें बदली। धनंजय जी ये बताइए, असमंजस की आप बात कर रहे हैं कि लोगों में, लेकिन लोगों में क्या, मतदाताओं में भी असमंजस है क्या? जाहिर है जब नेताओं में असमंजस की स्थिति है तो उनके वर्कर्स में भी है, और जब उनके वर्कर्स में है तो जो आम आदमी, मतदाताओं में जो वोटर्स हैं उसमें भी है। वही बता रहा हूं, मतदाताओं में भी है ना। मन बना चुके हैं, मूड बना चुके हैं, देख चुके हैं, एक नहीं बार 3 बार आपने, 2 बार तो सरकार आप बनाए, एक बार सरकार सुबह सुबह बना लिए आधी रात को, ये सब नहीं देखे? जनता को याद नहीं है क्या? अभी सब याद है, जनता को ये भी याद है कि महंगाई कितनी बढ़ गई, जनता को ये भी है याद है कि कितने किसान हमारे यहाँ मर रहे हैं रोज, जनता को ये भी याद है कि किस तरह से ये महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है,
प्याज के दाम नहीं मिल रहे हैं, सोयाबीन के दाम नहीं मिल रहे हैं, सूरजमुखी के दाम नहीं मिल रहे हैं, कपास के दाम नहीं मिल रहे हैं, तमाम चीजें याद आ रही है जनता को। और जनता इसलिए तो लोकसभा में किसी ने कल्पना की थी कि कांग्रेस पार्टी एक सीट से जो 2019 में एक सीट पे थी वो 13 सीट पे चली जाएगी, किसी ने कल्पना की थी? हम आपने भी कल्पना नहीं की थी। तो जो परिणाम आए थे वो चौंकाने वाले रहे। विधानसभा में उससे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं राजीव भाई। तो वो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, इसी डर से आरएसएस एक ऐसा सर्वे प्रोजेक्ट कर रहा है उसके भीतर, मीडिया के भीतर, जिसके आधार पर मनोबल बढ़ाया जाए और कहा जाए कि हम जीत रहे हैं। या हरियाणा में जिस तरह से कहा रात में जाकर के कि हम जो है अपनी व्यवस्था कर चुके हैं, वैसी स्थिति कैसे बनाई जाए। तमाम संभावनाओं पे काम कर रहे हैं वो लोग, और संभावनाओं पे काम इसलिए कर रहे हैं कि उनके भीतर आशंकाएं हैं। वो आम आदमी का मन भी टटोल रहे हैं कि आम आदमी क्या कर रहा है। और आम आदमी महाराष्ट्र का, बिहार, उत्तर प्रदेश का आम आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश का तो बिल्कुल नहीं है, अलग आम आदमी है। और एक और जानकारी दे दूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय नेताओं को भी यहाँ बुलाया जा रहा है कि आइए अपने अपने समाजों को संबोधित कीजिए। लेकिन कैसे संबोधित करेंगे? और इसीलिए मनसे के साथ कहा जा रहा है कि मनसे, जो पहले कहा जा रहा था कि महायुति के साथ मिलकर के लड़ेंगे, मनसे महायुति में नहीं है। मनसे अलग लड़ रहे हैं और तमाम सीटों पर लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे अभी पूरी घोषणा हुई नहीं है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लड़ रहे हैं मनसे का। अब क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि मनसे की छवि उत्तर भारतीयों में खराब है। अगर मनसे के साथ जुड़ गए तो उनकी सीटें कम आ जाएंगी, कम हो जाएंगी, बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि जो लोकसभा चुनाव में मनसे साथ था, मनसे ने सपोर्ट किया था लोकसभा चुनाव में बीजेपी को। नतीजा आपके सामने है कि 9 सीट बीजेपी और 9 सीट जो है वो शिवसेना। अब कहां उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से कितना पीछे रह गई लोकसभा चुनाव में। तो विदर्भ और मराठवाड़ा जो इलाका पूरा है, उसमें इन दोनों के बीच टसल है और बहुत गंभीर स्थिति है बीजेपी की। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर स्थिति बीजेपी के लिए। लेकिन गंभीर स्थिति जो है वो जनता के बीच भी ये बात पहुंच चुकी है, ये तय मानिए। तभी तो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट बीजेपी को चौंका गए। और आप सब जानते हैं कि 1 सीटों से कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर पहुंच गई। 31 सीटों के साथ महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन वहां नंबर 1 पर पहुंच गया ये गठबंधन, आपने देखा। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात है कि अब जब लोकसभा के बाद अब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिस चुनाव को लेकर पहले से बीजेपी असमंजस में थी, जो चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ होना चाहिए था, वो चुनाव बाद में उसकी घोषणा होती है। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहां पर कितनी परेशान पहले से बीजेपी है। लेकिन क्या इन परेशानियों से बाहर निकलेगी बीजेपी या एनडीए निकल पाएगा, ये भी देखा जाएगा। हमारे साथ हेमंत कुमार जी भी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, ये हर चुनाव से पहले आरएसएस का ये सर्वे कहां से आ जाता है? ये मुझे समझ में नहीं आता। हर चुनाव से पहले आरएसएस का एक सर्वे आ जाता है, उस सर्वे में बीजेपी को थोड़ा डाउन दिखाया जाता है, उसके बाद बीजेपी अप हो जाती है। क्या आखिर खेल क्या है? और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट कि अखिलेश यादव, चूंकि आप लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात थोड़ा यहां जरूरी है, तो महाराष्ट्र से थोड़ा इधर आना चाहता हूं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ये क्या खेल कर दिया कि बीजेपी बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है कि अब करें तो क्या करें। 9 की 9 सीटें साइकिल के निशान के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। क्या है आखिर ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन करना चाहती, समाज में विभाजन, पार्टी में विभाजन, गठबंधन में विभाजन, भाई बहन में विभाजन। अभी आपने देखा ना प्रियंका गांधी को लेकर के, और अध्यक्ष जी वहां नहीं थे, इसको लेकर के ये केवल र्यूमर पैदा करना, लोगों को गुमराह करना। क्योंकि ये कभी मानते नहीं कि लोग ज्ञानशील बने। इनको कोई मतलब नहीं है कि लोग शिक्षित हों, विवेकशील हों। बस खाली विश्व गुरु जुमला फेंकना और ये बताते रहने कि देखिए दुनिया में क्या पावर हो गई है साहब, मोदी जी का क्या जलवा है, देश का क्या हो रहा है वो भुला देते हैं, लेकिन मोदी जी का जलवा कायम है। ये केवल पेश करते रहना और इसके जरिए ही लोगों को सेटिस्फाइड करते रहना, ये इनकी पुरानी कला है। तो खैर वो मानेंगे भी नहीं, और इसलिए उस पर मुझे लगता है कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन
अलायंस ने भी अब इस बात को समझ लिया है कि बीजेपी और आरएसएस कितना भी गुमराह करे, लेकिन वो बिदकने वाले नहीं हैं, वो भ्रमित होने वाले नहीं। और इसीलिए अखिलेश यादव ने जैसा चाहा, और राहुल गांधी से पिछली मुलाकात जो उनकी हुई थी कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह में, उसमें ही आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच वो विश्वास पुख्ता दिखाई पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव ने जैसा उत्तर प्रदेश में अपना माहौल बनाया, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की है, उसमें राहुल गांधी की हां है। और इसलिए कि एक गलती जो हरियाणा में हुई, उसके पहले मध्य प्रदेश में हुई कि गठबंधन के किसी घटक दल को, और वो भी समाजवादी पार्टी जो लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता को दरकिनार करना बहुत हल्के तरीके से, ये थोड़ा गंभीरता से भी हो सकता था, लेकिन हुड्डा ने जो वहां किया या उसके पहले कमलनाथ ने जो किया था, तो राहुल गांधी इस तरह का कोई मैसेज देना नहीं चाहते। हालांकि वो पहले भी नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी बेहद मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं, और ये कतई मैसेज नहीं पहुंचना चाहते कि कहीं ऐसा लगे हमारे गठबंधन के घटक दल को कि उसे सम्मान नहीं मिल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार सम्मान की बात कर रहे हैं, और सम्मान चाहे रामचेत का हो, चाहे मिथुन का हो, या अखिलेश यादव का हो, ये होना चाहिए, जरूरी है। तो वो विश्वास बहुत पुख्ता दिखाई पड़ रहा है इस समय लखनऊ में, और इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो उत्तर प्रदेश कमेटी है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जो हाई कमांड ने कहा, जो उनकी मंशा है, जो उनका विवेक कह रहा है, उस पर ही वो खरे उतर रहे। यहां बीजेपी की कोशिश ये थी कि कांग्रेस और सपा दोनों को आपस में लड़ा करके और अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए। अब सीधा मुकाबला जो होने जा रहा है, और अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं। उस फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिली हुई हैं, और इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि पहली बार बीएसपी का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इसके पहले कभी कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें बीएसपी का जिक्र ना हुआ हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब लगभग ये तय हो चुका है कि बीएसपी की राजनीति ढलान की तरफ है, और जो बहुजन पॉलिटिक्स है उसके नए आइकॉन राहुल गांधी बन चुके हैं। तो वो चाहे अति पिछड़ा समाज हो, दलित वोटर हो, पसमानदा हो, ये अब कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के प्रति बड़ा भरोसेमंद है। और इसलिए राहुल गांधी कोई इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते, और अखिलेश यादव भी बहुत सधे अंदाज में उन्होंने जो ट्वीट किया है और जो तस्वीर पेश की है, वो ये बताती है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी के साथ वो कदम से कदम बढ़ा करके कांग्रेस के साथ अडिग है और मुस्तैद है। ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल में डालने वाला है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव अधिकांश उसी के साथ जाते हैं, उसी के पक्ष में जाते हैं। और जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता है, अब ये भी कहने की कोई मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लोग इस बात को जानते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका क्या हम लोगों ने देखी लोकसभा के लेकर के और हरियाणा तक। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये अभी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पीडीए फॉर्मूला इतना मजबूत है कि तमाम बेईमानी के बावजूद बीजेपी बेहद मुश्किल में पड़ी हुई। ये अखिलेश यादव ने किया है, और ये बताया है कि कहीं कोई आपस में कोई टकराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई असहमति नहीं। सीधे तौर पर जो दोनों नौजवानों ने चाहा वही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और ये नतीजे बहुत कुछ अलग ढंग के आएंगे। मैंने कहा ना कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में लगभग वही उसी की जीत होती है, लेकिन ये जो
मैसेज है अखिलेश यादव का राहुल गांधी के साथ वाला, ये मुश्किल में डाल रहा है बीजेपी को, और जो योगी जी चाह रहे हैं वो नहीं होने जा रहा है। आज की तारीख में अधिकांश सीटें बीजेपी की फंसी हुई हैं, और इसीलिए बीजेपी चाहती थी कि किसी तरीके से इनके बीच गलतफहमी हो, टूटन हो, एक दूसरे के प्रति हमला हो, लेकिन ये नहीं होने दिया गया। ये बेहद समझदारी का काम किया राहुल गांधी ने भी और अखिलेश यादव ने। तो ये राजीव जी उत्तर प्रदेश के हालात हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनावी गणित है वो तो सीधे तौर पर दिख रहा है, और खास करके अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो सीटों का बंटवारा है अगर आप उसको देखें तो 85-85 सीटें तीनों दलों ने तय की हैं, 18 सीटें छोड़ी हैं अपने गठबंधन के साथियों के लिए, और 15 सीटें अभी और उन्होंने रिजर्व में रखी। ये बताता है कि इस बार किसी भी तरह की कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, और कौन लीडर होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये भी इन्हीं सीटों के बंटवारे से लगभग तय हो रहा है। किसी का नाम लिए बगैर वो चीजें जा रही हैं, और इससे जो कार्यकर्ता तीनों पार्टियों के हैं वो मजबूती के साथ चुनाव मैदान से लेकर के और वोटिंग तक डटे रहेंगे। इस तरह की कोशिश राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर के की है। तो महाराष्ट्र में तो एक स्थिति बनी रही है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, और वो स्थिति नहीं है जो उसने सोची थी। अजीत जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बैकफुट की बात। लेकिन यहाँ से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे थे। शुरुआत में हमने आपके सामने 2 बाइट और भी सुनाई थे, और वो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की बाइट आपने सुनी थी। आज दोनों ने वहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन यहाँ से ये झारखंड का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? झारखंड के चुनाव में और इसकी तैयारियों में असम के मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बिल्कुल जी जान लगाकर जुटे हुए हैं। आखिर क्यों उनको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ रही है, और क्यों यहाँ पर बीजेपी झारखंड में भी उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है जैसा बीजेपी ने सोचा होगा? हेमंत कुमार जी, ज़रा झारखंड के बारे में बताइए, चल क्या रहा है वहाँ पे? कौन आगे कौन पीछे दिखाई देता है आज की तारीख में? धन्यवाद राजीव जी। झारखंड में तमाम कोशिशों के बावजूद जो बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा जो है, घुसपैठ का जो सवाल था, वो चल नहीं पाया, और अभी तक वो नहीं दिख रहा है कि उस पर कोई वहाँ बहुत भारी गोलबंदी हो पाएगी, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल है ही नहीं। जो वो चाह रहे थे कि वहाँ पर मुस्लिम घुसपैठ को और बांग्लादेशी घुसपैठ का एजेंडा बनाया जाए, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, आदिवासियों की आबादी घट रही है, तो ये एजेंडा वहाँ पर उनका चल नहीं पाया। दूसरी बात ये है कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर के जो हम महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसको लेकर के भी था कि यहाँ रिफ्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीटों का बंटवारा इन लोगों ने कर लिया, और आरजेडी की ओर से जो मांग थी 21 सीटों की, वो उस पर तो बात नहीं बनी। 6 सीटें इनको दी गई, तो वो उस पर ये संतुष्ट हो गए। तो वहाँ जो बीजेपी चाह रही थी कि इधर इंडिया अलायंस के भीतर में कुछ खटपट दिखाई दे, वो हो नहीं रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो हरियाणा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस के सामने जो चुनौती है, खासकर कांग्रेस के सामने जो चुनौती है कि आपको अपने अलायंस के साथ किस तरह से डील करना है, और उसमें जो कोई पेच फंसे उसको जल्दी से सुलझाना है। तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इन लोगों ने क्या किया, और ये झारखंड में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई पेच नहीं फंसा। तो ये अभी तक जो स्थिति है उसमें ये लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस है उसको वो बीजेपी के मुकाबले में वो बढ़त उसकी दिख रही है। और खास करके वहाँ पर एक जो महिला लीडरशिप के रूप में जो कल्पना सोरेन का जो इमर्जेंस हुआ है, वो एक झामुमो के लिए एक
बड़ी ताकत के रूप में उभरी हैं और महिलाओं के बीच में उनकी बहुत अधिक ये स्वीकारोक्ति है और ये कल्पना सोरेन एक बड़ा चुनावी फैक्टर बनकर के उभर रही है। और आप जो अभी वीडियो दिखा रहे हैं उस वीडियो को देख करके कोई भी समझ सकता है कि जो उनकी फॉलोइंग है वो अगर वोट में तब्दील होती है तो उसका क्या नतीजे पर क्या असर पड़ेगा साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक चीज जो मुझे जो निजी तौर पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ सीपीएमएल के साथ जो सीटों का के बंटवारे की जो बात थी वो बनी नहीं है। तो अब पता नहीं अब उसमें अब आगे अभी कोई सीन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो एकता बननी चाहिए थी सीपीएमएल के साथ सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर के। वो वहाँ पर एक फैक्टर है, कुछ इलाकों में उसका असर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर ऐसा कोई फ्रेंडली फाइट की बात नहीं आप होगी जैसा कि अभी तक सुनने में आ रहा था। लेकिन अगर ये नहीं हो तो इंडिया अलायंस के लिए ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंडली फाइट होगा तो फिर मुझे लगता है कि कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है। तो अभी की जो स्थिति है उसमें हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का जो मुद्दा था वो मुद्दा चुनाव का मुद्दा बन रहा है और इसको एक तरह से चैंपियन किया है कल्पना सोरेन ने। कल्पना सोरेन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो इमरजेंस है वो इमरजेंस बिल्कुल झारखंड की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जिस समय उनको लाया गया था उस समय परिवार में भी विवाद हुआ था। इनकी हेमंत सोरेन की भाभी पार्टी छोड़ करके चली गई, बीजेपी में इनके नाम को लेकर विवाद था। फिर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए। लेकिन ये बात साबित हुई कि कल्पना सोरेन को ये उनको फ्रंट फुट पर लाना एक तरह से इनके लिए सही साबित हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे लगता है कि को इसका चुनावी फायदा बिल्कुल बहुत बढ़िया से मिलता हुआ दिख रहा है कल्पना सोरेन का जो फैक्टर है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और झारखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तमाम नेता बीजेपी के झारखंड में और खासकर दो नेता, एक तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों वहां आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 महीने से वहां टिके हुए हैं। और इसके अलावा राजनीति वहां की किस दिशा में जा रही है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और यहाँ से बीजेपी कितना आगे है और बीजेपी का जो परिवारवाद की बात और उस मुद्दे को जो आगे उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन यहां पर बुरी तरह फंसी हुई है बीजेपी। परिवारवाद के नाम पे खुद ही फंसी हुई है। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, ये आप जानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनके साथी सहयोगी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों चुनाव क्यों अहम है, क्यों इंपॉर्टेंट है और इस चुनाव में कैसे यहां पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग चाहता तो ये चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ साथ करवा लेता। आप जानते हैं 26 नवंबर को महाराष्ट्र में 26 नवंबर, जी हां बिल्कुल आखिरी दिन है विधानसभा के गठन का। 26 नवंबर आखिरी दिन है जब महाराष्ट्र में विधानसभा का गठन हो जाए, और नहीं तो 27 नवंबर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो सकती है वहां पे। लेकिन क्या 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद 26 नवंबर, ये 3 दिनों के भीतर ये सब कुछ हो जाएगा? और ये काम पिछली दफा यानी 2019 में पहले हो गया था। महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ साथ हुआ था, लेकिन इस बार क्यों नहीं करवाया गया? समझ सकते हैं आप, क्योंकि महाराष्ट्र में पेंच फंसा हुआ है। क्या उसी फंसे हुए पेंच से बाहर निकलने की कोशिश में है बीजेपी? ऐसा हो पाएगा? जैसा धनंजय जी बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि शिंदे साहब को लगता है कि जीत के आए तब भी मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, तो क्यों जीतने के उस दिशा में क्यों लेके जाएं पार्टी को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हार जाते हैं तब भी, यानी सांप सिशुंदर वाली हालत हो गई है, खाएं या उगलें, निगलें या उगलें। प्रशांत टंडन जी, क्या इसी तरह से देखा जाए? और अगर यहां की राजनीति को इस ढंग से देखते हैं आप, तो बहुत मजेदार है जो आप कह रहे थे। बाकी तो ऊपर वाले यानी केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ है ही।
अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, चुनाव मैदान में है, चुनाव आयोग बदस्तूर है और शुरू से है, क्योंकि वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में जो कुछ हुआ वो चुनाव आयोग के कर कमलों से हुआ। और अभी भी कल ही मैंने आपको बताया था राजीव जी, यहाँ पे चर्चा की थी कि चुनाव आयोग ने एक आखिरी पेज भी रखा है अपने पास कि 26 तारीख तक विधानसभा है, नई विधानसभा 27 तारीख को बननी है वहां पे, और 23 को चुनाव का रिजल्ट है। 48 घंटे के अंदर नेता अगर नहीं चुना गया तो संभावनाएं जो है वो राष्ट्रपति शासन की बनती है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल की बनती है। ये चुनाव आयोग ने किया। कभी आपने देखा कि इतना क्लोज चुनाव रखा गया? अरुणाचल प्रदेश वगैरह में रखा जाता है, जहाँ छोटा राज्य है, जहाँ विधायक जीत के आ जाते हैं आसानी से कैपिटल में। 23 की रात तक काउंटिंग खत्म होगी, 24 तक दोपहर तक लोगों को बिलिंग सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसके बाद उनको मुंबई आना है और मुंबई आकर वो उनको पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेना है। इतना क्लोज कॉल कभी रखा नहीं जाता है। तो चुनाव आयोग जो भी करता है वो आप ये मानिए कि बीजेपी के हिसाब से करता है। और मुझे अभी भी राजीव जी, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि उपचुनाव की तारीख चुनाव आयोग अभी भी हो सकता है कि बदल दे बीजेपी की डिमांड के हिसाब से। ये भी संभव है क्योंकि बीजेपी ने डिमांड की उत्तर प्रदेश में। तो चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा जाए। दूसरी एक बात और राजीव जी, मैं आपकी बात पे आऊंगा, उसके पहले ये बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विवाद में बीजेपी क्यों लाती है? कई बार होता है कि राहुल गांधी ने पानी कौन सा पी लिया खड़गे जी को, और वो तो बोतल खोल के दिखाई देता है कि राहुल गांधी दे रहे हैं उनको। खड़गे जी से परेशानी क्या है? अमित मालवीय ट्वीट करते हैं अक्सर, तो मालवीय जी को खड़गे जी से क्या परेशानी है? और फिर वो जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया पूरा लग जाता है। परेशानी है क्योंकि खड़गे जी दलित बैकग्राउंड से आने वाले कांग्रेस के इस वक्त सबसे बड़े नेता है, अध्यक्ष है। ये परेशानी है। बीजेपी इतना ज्यादा उनके अंदर मनुवाद और जातिवाद है कि विपक्षी पार्टी के दलित अध्यक्ष को भी वो नहीं देख पा रहे हैं। आपको याद होगा कि इनके यहाँ भी एक दलित प्रेसिडेंट बन गए थे, बंगारू लक्ष्मण जी, विवादों में आ गए। विवादों में बीजेपी में कितने लोग होते हैं। राजीव जी, जब उनकी डेथ हुई, एक भी सीनियर बीजेपी का नेता उनके अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, एक भी। तो इसलिए ये जो बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लाते हैं अमित मालवीय, इसकी बड़ी एक खास वजह है। खैर, देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि बारामती में बड़ा रोचक होने जा रहा है। हम लोग जब महाराष्ट्र के दौरे में जाएंगे तो उस सीट पे जरूर जाएंगे जहाँ चाचा भतीजे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। एक नई वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो एक विवाद है जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और हम लोग कई दिन से कर रहे हैं, वो है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है और महायुति का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है, शिवसेना शिंदे का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है और एनसीपी अजीत पवार का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है। इन सब के मुख्यमंत्री कैंडिडेट अलग अलग हैं। बीजेपी कभी नहीं मानेगी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। बीजेपी, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी वहां पे अपने मुख्यमंत्री और को बनाने के लिए वहां पे मिशन में गई हुई है। वो एकनाथ शिंदे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना अजीत पवार को एक्सेप्ट करेगी। तो वहां पे सबसे बड़ी जो फांस है वो मुख्यमंत्री पद है। और एकनाथ शिंदे जी को मालूम है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वो अपना जो भी काम करेंगे वो करेंगे।
दूसरी सबसे बड़ी बात जो नई एक मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति खंडित होना, किसानों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, प्याज की चर्चा मैं कल कर रहा था। नासिक के क्षेत्र में जो प्याज का मामला है नॉर्थ महाराष्ट्र में, वो कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, तमाम सारे मुद्दे हैं राजीव। लेकिन एक और नया मुद्दा जुड़ रहा है, और वो नया मुद्दा महाविकास अघाड़ी के लिए एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। वो नया मुद्दा है कि तीनों पार्टियां, महायुति की तीनों पार्टियां, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे, अजित पवार एनसीपी और बीजेपी, इनके 90% रिपीट कैंडिडेट हैं, 90% सिटिंग एमएलए हैं। उन 90% में बीजेपी को छोड़ के बाकी दो पार्टियों के 90% कैंडिडेट दूसरी पार्टी से पाला बदल कर आए हुए लोग हैं, जो अपनी पार्टियों के सिंबल पे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं जीते हैं। लोकल फैक्टर, लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस चुनाव में। देखने वाली बात होगी कि जो सिटिंग एमएलए है, और खासकर दरबदलू सिटिंग एमएलए है, उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो देखने वाली होगी यहाँ पे। और लोकल फैक्टर्स, एमएलए की, नेता की इमेज, और स्थानीय मीडिया, जो छोटे छोटे अखबार, यूट्यूब चैनल्स, वहाँ के जो लोकल इश्यूज, लोकल लोगों के को उठाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। इन तमाम दल बदलू नेताओं के कंस्टिट्यूंसीज में, या जो रिपीट कैंडिडेट हैं बीजेपी के भी, उनमें लोकल इश्यूज काम आएंगे। कोई बड़े बाहर के राष्ट्रीय या पैन महाराष्ट्र इश्यूज नहीं होंगे। वहाँ पे लोकल बिजली, पानी, सड़क, एमएलए की परफॉर्मेंस, उनका कितना है, किसके चुनाव चिन्ह पे जीत कर आया था, कहाँ चला गया, ये सारे इश्यूज जो है वहाँ पे आएंगे। और ये बहुत रोचक होगा महाराष्ट्र के चुनाव में देखना कि जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, ये महाविकास अघाड़ी के लिए एक नया रास्ता है कि वो इसको कैसे माइक्रो लेवल पे डील करते हैं, कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को कैसे अपने पक्ष में करने के लिए वो रणनीतियां बनाते हैं। राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लोकल एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, ये बात महाविकास अघाड़ी से ज़्यादा महायुति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ज़रा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, महाराष्ट्र के बारे में चर्चा हो रही है, ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे भी, जब लोकल इश्यूज की बात हो, विधानसभा चुनाव की, लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव, लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़े जाते हैं, और ऐसे में जो सरकार अभी छीनी हुई सरकार महायुति की बनी हुई है, इसको कहाँ देखते हैं आप? कितना यहाँ पर इसके लिए चुनौती है, कितनी ज्यादा चुनौतियां हैं? राजू जी, महाराष्ट्र के चुनाव में कभी भी बीजेपी को बहुत ज्यादा वोटों का प्रतिशत नहीं प्राप्त हुआ। 13%, 14%, 12%, 10%, 9%, 7%, यही प्रतिशत रहा। 2014 में जब उनकी सरकार रही तब भी 27% था, 2019 में 25% था, और 1995 में जब उनकी मिलीजुली सरकार थी तब केवल 12% था। तो ये तय है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कोई बहुत बड़ी पार्टी कभी भी नहीं रही। महाराष्ट्र में जो पार्टियां प्रमुख रही वो उनमें कांग्रेस ही रही, और कांग्रेस से टूटकर जब एनसीपी बनी, तो अभी ये बड़ी विचित्र बात है कि कैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि अजित पवार जिस तरीके से अपने चाचा के सामने खड़े हो गए और उम्मीदवार बने हैं, अब उनका भतीजा उनके सामने उम्मीदवार बन रहा, तो इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ लगता है। बीजेपी की परेशानी यह है कि वो हमेशा से ही मतलब 1984 से 1980 में तो खैर बनी ही थी, वो शिवसेना के कंधे पर सवार रही, और जब उसे मौका मिला कंधे से अलग हटने का, या शिवसेना को जब उसने उसका अधिकार नहीं दिया, तो बीजेपी चाहती थी तो बड़े आराम से
शिवसेना के साथ गठबंधन किए रखती, लेकिन बीजेपी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज्यादा बल दे दिया था, तो उसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है। जहां तक अभी भी है, मुझे कई बार ये लगता है, मैं मुंबई में 16 साल रहा हूं, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि अगर महाराष्ट्र में असली एनसीपी है तो शरद पवार ही है, असली शिवसेना है तो उद्धव ठाकरे की ही, बाकी सब नकली शिवसेना लगती है, नकली एनसीपी लगती है। हालांकि एनसीपी खुद भी नकली कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस से टूट के ही बनी है, तो वो भी नकली कांग्रेस ही कहेंगे। लेकिन शरद पवार दिग्गज नेता थे, शरद पवार ने अपना वर्चस्व बढ़ाया। बीजेपी ने तमाम तरीके से कोशिश की, बीजेपी ने अपने संसाधनों का उपयोग किया, संघ के मुख्यालय की सेवाएं ली, सब कुछ किया, लेकिन बीजेपी अपना वर्चस्व वहां नहीं बना पाई। और अब इस चुनाव में जब उसे लगता है कि हम किसी तरह फिर से सत्ता में आए, तो उसके लिए मुसीबतें और ज्यादा है। बीजेपी इंतजार कर रही कि कभी उसके भाग्य से छीका टूटे और उसका नेता आगे आए, जिसकी संभावना उसे बहुत कम दिख रही है। वो सभी को लगता है कि मुंबई उतना आसान नहीं है, तो बीजेपी एक्सपोज है। शिंदे के बारे में भी अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि शिंदे कहाँ है, शिंदे की जमीन क्या है, और इसीलिए वो इतनी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जिस मुंबई में, जिस महाराष्ट्र में कभी ठाकरे परिवार का वर्चस्व था, वहां ठाकरे परिवार का वर्चस्व भी जाता रहा। राज ठाकरे अलग है। एक और बात है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके कुल मिला के 29 विधायक थे पिछले बार, तो मुझे लगता है कि वे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 288 सीटों में से 10% सीटें उन लोगों के पास रही। छोटी छोटी पार्टियां, बहुजन विकास अघाड़ी, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम, प्रहार जनशक्ति, एमएनएस का तो एक ही विधायक था, सीपीआईएम का एक विधायक था पिछली बार, शेतकारी कांग्रेस पार्टी का एक था, स्वाभिमानी पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, महाराष्ट्र जन स्वराज्य पार्टी, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी और 13 निर्दलीय। तो ये जो भी टूट कर उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, कई बीजेपी से टूटकर खड़े हो रहे हैं, कई शरद पवार की एनसीपी से, और कई शिंदे की शिवसेना से। उनमें से भी कुछ लोग जीतेंगे, और वे बाद में क्या भूमिका निभाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि लेकिन जितना दिलचस्प चुनाव, जितना मनोरंजक चुनाव यहाँ बाहरी लोगों को लगता है महाराष्ट्र के लोगों को तो खैर दिलचस्प लगेगा ही, लेकिन बाहरी लोगों को भी जितना दिलचस्प लग रहा है, ये वाकई मजेदार चुनाव होगा, जहाँ इतनी पार्टियां, इतने उम्मीदवार, इतने असंतुष्ट और इतने आका, हर एक का कोई ना कोई आका दिल्ली में है, लोकल पार्टियों का आका है, कुछ पार्टियों के आका बारामती में है, किसी की आका ठाणे में है, तो बड़ी दिलचस्प बात होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ अभी महाराष्ट्र से आना बाकी है। महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। 288 सीटों के लिए आखिर महायुति में क्यों तकरार है, और इधर महा विकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो अभी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बाद लगभग 45-48 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा आज कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है, शरद पवार ने अपनी पार्टी के 45 उम्मीदवारों की घोषणा उन्होंने कर दी है, और यहाँ से और आपने देख दिया उधर शिंदे गुट हो, चाहे एनसीपी अजित पवार गुट हो या बीजेपी हो, उनके अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जो भी ये होता है चुनाव से, एक तरफ से देखा जाए तो चुनाव से पहले अगर आप गठबंधन की सरकार में हैं या गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के हिसाब से ये क्यों अलग है, महाराष्ट्र के हिसाब से इसकी चर्चा क्यों खूब हो रही है और क्यों खूब होनी चाहिए, ये यहाँ ज़रूरी है। ज़रा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, महाराष्ट्र के लिहाज से जो चल रहा है उस पर आपका ज़रा इस पर आपके विचार भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक सब कुछ ठीक है कहा जा रहा था, यही बताया जा रहा था सरकारी मीडिया के ज़रिए कि वहाँ बाजी मार, अभी तक ये गठबंधन यानी जिसकी सरकार है वो बाजी मार रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और दिखाई दे रहा है।
देखिए राजू जी, इस बार महाराष्ट्र में पहले से ही बीजेपी की हालत खस्ता है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी की वो सामना कर रही है, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा महायुति सरकार पर एक तरह का आक्षेप है वो है गद्दारी करने का। एनसीपी से टूट करके अजीत पवार गए और उधर शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे गए। महाराष्ट्र की जनता में गद्दारों को माफ करने की कोई उस तरह की सलाहियत नहीं है। वहाँ शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच का जो इतिहास है वो महाराष्ट्र के लोगों में गद्दारों को माफ नहीं करने का है। तो इसलिए ये बड़ा एक फैक्टर है बीजेपी को जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगेगा, और उनके साथ एकनाथ शिंदे को भी, अजीत पवार को। दूसरा एक बड़ा फैक्टर वहां पे है वो आपका गुजराती बनाम महाराष्ट्र की राजनीति का। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि गुजराती उपनिवेश पूरा बन चुका है ये देश, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं उस दिन मैं कह रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अब जो प्रसाद भी बनाने वाली कंपनी है, जो प्रसाद बेचने वाले, वो भी गुजरात की है। अब वहाँ के जो हलवाई हैं, मिठाई वाले हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। दूसरा महाराष्ट्र की तमाम कंपनियां वो गुजरात ले जाई गई। अडानी साहब का तो अपना चल ही रहा है, धारावी से लेकर के दूसरी जगहों पर। तो महाराष्ट्र के लोगों की अपनी जो अस्मिता है वो भी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। इसके अलावा जिस वोट पर बीजेपी की नजर है वो दलित वोट है जो बड़ी संख्या में है। इसके अलावा माइनॉरिटी वोट को किस तरीके से वो डाइवर्ट करेंगे, इन दोनों वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश में, और उसके लिए प्रकाश अंबेडकर हैं। वो हम लोग जानते हैं कि विदर्भ के इलाके में बीएसपी का भी जनाधार रहा है और प्रकाश अंबेडकर भी वहां पे हैं। विदर्भ के इलाके में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बढ़त हासिल की थी वहां पे, और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के समय बनी, वो अभी भी एक बड़ा फैक्टर है। संविधान बचाने का जो इशू था उसने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को मजबूत किया था। अभी आप 26 नवंबर को भारत के संविधान के पारित होने के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, और उसी तारीख को नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें राहुल गांधी बतौर मुख्य अतिथि होंगे। एक बड़ा भारत के संविधान के लिहाज से अवसर है, और इस अवसर को मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कांग्रेस पार्टी को विस्तार देना चाहिए, खास करके 25 नवंबर को। 26 नवंबर को तो राहुल गांधी वहां पे होंगे ही, लेकिन 25 नवंबर को दिल्ली में जब डॉक्टर अंबेडकर ने वो लंबा भाषण दिया था कि वह सब जो 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे भाषणों में से एक है, उस भाषण को राहुल गांधी को रिलीज करना चाहिए, ताकि दलितों और ये सिर्फ महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, तब तक तो वहां हो ही जाएगा, सब कुछ नतीजा आ जाएगा, लेकिन ये ऐलान अगर अभी से रहे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और प्रकाश अंबेडकर के बारे में महाराष्ट्र के लोगों को अब ये खास करके महारों को और वहां के दलितों को ये लगने लगा है कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह खेलते हैं, और कई बार नाराज होने की हद तक चले जाते हैं और फिर बीजेपी की मदद करते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह का किरदार इस समय बीएसपी का है या और दूसरे बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियों का है जो इंडिया अलायंस में नहीं है, वो उसी तरह की भूमिका में प्रकाश अंबेडकर भी और दूसरी आरपीआई रामदेव अठावले तो सीधे तौर पर खड़े हुए हैं बीजेपी के साथ। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट बंटवारे में विवेक का परिचय दिया और दलितों की तमाम जातियों को, सिर्फ ये नहीं है कि वहां आप महार को टिकट देंगे या केवल जाटों को टिकट देंगे, और भी कई जातियां हैं वहां पे, उनको भी अगर एडजस्ट करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि दलित तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा ही हुआ है, वो उधर ही देख रहा है। ओबीसी में एक बड़ी
भूमिका रही है बीजेपी की। अभी जिक्र जिनका हो रहा था, पुराने नेता बंजारा समाज से वो आते थे, तो बंजारा समाज भी है वहाँ, जोगी समाज है और कई जातियां वहाँ, लोहार, तेली, ये तमाम ओबीसी की जातियां हैं, पूरे भारत में है, लेकिन कुछ अलग जातियां हैं जो बड़ी आबादी है महाराष्ट्र में। उन जातियों को भी कहीं ना कहीं जो एमबीए की सरकार है, एमबीए की गठबंधन है, उसको ध्यान देना होगा। एंटी इनकम्बेंसी तो इतनी है ही, केवल सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने की जरूरत है और वोटिंग से लेकर के, बल्कि मैं ये कहूं कि वोटर लिस्ट से लेकर के वोटिंग और काउंटिंग तक निगरानी अगर दुरुस्त रहे तो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार, उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाले एमबीए को हराना बेहद मुश्किल है बीजेपी के। वहां स्थितियां पहले ही बहुत कमजोर हैं महायुति के लिए, लेकिन ये भी दुरुस्त करना पड़ेगा। हम लोग जो एफर्ट लगाते हैं कई बार वो इसलिए भी कि ताकि ये बात समझ में आए कि आप सामाजिक समीकरण दुरुस्त करेंगे और जो खेल चल रहा है वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, ये तो शिकायत वहां पे मिल ही रही है, तो इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास हार्डली 20 से 25% वोट है। 25% से ज्यादा पूरे भारत में कहीं भी वोट नहीं है। गुजरात में थोड़ा ज्यादा निकल आएगा या एक तो और राज्यों में निकल आएगा, लेकिन एवरेज वोट बीजेपी के पास 25%, इसके ऊपर नहीं है। बाकी फिर खेल होता है, और जो खेल होता है वो वोटर लिस्ट से लेकर के और ईवीएम तक आप कह सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा विपक्ष को, और अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो बेईमानी भी काम नहीं कर पाए। बेईमानी की भी एक लिमिट है। तो जो, और ये तो हम जानते हैं कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, अब उसको ये कहना कि नहीं साहब चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है, ये तो अपने आप में मूर्खता है ये कहना जी। तो वो तो आपके पास है, आप जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर मुस्तैदी के साथ ये चुनाव लड़ा जाता है, चूंकि अभी सीट बंटवारे में बहुत विवेक का परिचय दिया गया और मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छा ये बंटवारा हुआ है। लेकिन टिकट बंटवारा अगर उसी तरह से हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत मजबूत होगी एमबीए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट है चुनाव से रिलेटेड नहीं बल्कि माधवीपुरी बुच के को लेकर है। और जानते हैं ये नाम माधवीपुरी बुच कौन है, आपको पहले बता दूं इस ट्वीट के तक आने से पहले कि ये सेबी की चेयरपर्सन हैं और इनको पीएसी ने यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इनको आज हाजिर होने के लिए कहा था, नहीं हाजिर हुई। और इस पर ये सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी कि आखिर ये क्यों इनके सामने पीएसी के सामने आने से अनिच्छुक हैं, क्यों नहीं आना चाहती हैं। इसके पीछे का आखिर दूसरा सवाल है कि हु इज़ बिहाइंड द प्लान टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम बीइंग आंसरेबल टू द पीएसी। आखिर कौन इनको प्रोटेक्शन दे रहा है, कौन इनके पीछे है जो इनकी मदद कर रहा है, ये बात पूछ रहे हैं राहुल गांधी। और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ से एक दूसरी राजनीति शुरू होती है और वो राजनीति कहीं न कहीं A1 A2 की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। इसलिए भी तो माधवी बुच क्यों नहीं आई आज, ये सवाल यहाँ राहुल गांधी ने अभी से 10 मिनट पहले ट्वीट करके पूछा है, क्योंकि आज पीएसी ने बुलाया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बुलाया था आज पार्लियामेंट में, लेकिन ये और जिसके चेयरपर्सन हैं खुद केसी वेणुगोपाल, लेकिन वो नहीं पहुंची, इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुई, मौजूदगी उन्होंने वहां अपनी हाजिरी नहीं लगाई। आज न कल उन्हें आना पड़ेगा, ये तो तय है, ये तय मानिए। तो ये है कहानी माधवी बुच की। लेकिन दूसरी तरफ जो कहानी है वो उसी जहां पर ये सेबी है, सेबी का मुख्यालय, जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स का खेल होता है यानी शेयर बाजार, ये सब मुंबई है। मुंबई में
यानी महाराष्ट्र में चुनाव है और उस चुनाव की चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव को महीना भर पहले हो जाना चाहिए था, रिजल्ट हरियाणा के साथ आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया और अब आखिरी वक्त में ये चुनाव बिल्कुल आनन फानन में करवाने के पीछे की कहानी हम लोग कई बार चर्चा उसकी कर चुके हैं। लेकिन अब आगे उम्मीदवारों की बात हो रही है, किसको कितनी सीटों की बात हो रही है और इसमें क्यों पिछड़ रहा है महायुति गठबंधन, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास। धनंजय जी, जरा ओवरऑल महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है और उसमें ये अजित पवार गुट को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप ये जो घड़ी का निशान लगा रहे हैं उसके नीचे ये लिखिए कि ये निशान विवादित है, इसका कितना असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अजित पवार जी कश्मकश में हैं कि आखिर इधर रहें या उधर रहें, ये तो दिखाई दे रहा है खासकर लोकसभा चुनाव से के पहले से, लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद और भी ज्यादा। आखिर उनकी स्थिति क्या है और क्या उनका कोई असर महायुति में है या वो बिल्कुल अगर वो बाहर हो भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जो उनकी घड़ी को लेकर के है, चुनाव चिन्ह को लेकर के है, वो आज से थोड़े चल रही है बात, कब से चल रही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? तो मतलब आपने क्या फैसला दिया, क्या निर्देश है? अब ये लिख देने से कि ये विवादित है, कितने लोग समझेंगे विवादित का मतलब क्या होता है? वहां तो क्या जो 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 मशीन है उसमें भी विवादित लिखा रहेगा? नहीं लिखा रहेगा। तो ये इसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। मुझे नहीं समझ में आता किस तरह का जजमेंट दिया जाता है। मैं तो जज हूं नहीं, इसलिए कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मुझे मेरे एक आम आदमी के नाते मेरे मन में ये सवाल उठता है, इस जजमेंट का क्या मतलब कि आप लिखिए कि विवादित है, इससे क्या फर्क पड़ता है? धनंजय जी, जो भी निर्देश है, जो भी निर्देश है और अभी इस पे सुनवाई है, क्योंकि अभी ये डायरेक्टिव है, अभी इस पे सुनवाई होनी है 6 तारीख को, क्योंकि सुनवाई के बाद इस पर फैसला आएगा, फैसला जो भी आए। लेकिन आप जिस तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। ये सवाल बार बार इतना ही नहीं, इस सरकार को भी अवैध सरकार घोषित किया गया था, कहा गया था कि ये सरकार। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। नहीं, तमाम मसलों पे किसी पिछले 2.5 साल से जितनी घटनाएं हुई है महाराष्ट्र में, किसी एक घटना पे कोई स्पष्ट जजमेंट है नहीं, हर चीज ढुलमुल रहा। तो वो आप समझ लीजिए किस तरह से चीजें चल रही है। फिर मैं कहूं कि अजित पवार जी, देखिए अजित पवार जी बेचारे फुटबॉल हो गए हैं, एक इधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है, सारे पत्रकार उनको टारगेट कर रहे हैं। और एक जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आए उसमें अजित पवार से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे दिया शिंदे ने, तो शिंदे ने दे दिया परफॉर्मेंस, तो अब शिंदे जो है बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गए। पहले अजित पवार को लाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अजित पवार बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मतलब वाला जो राजनीति है ना, वो अजित पवार को भी समझ में आ रहा है। लेकिन अजित पवार अभी फंसे हुए हैं मझधार में। अब ये विधानसभा चुनाव होने के बाद समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। अभी अजित पवार के लोग इसलिए जो भुजबल साहब के भतीजे साहब जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं, और कहां कहां क्या क्या होगा अभी तो देखिए। अभी जब सारे नाम आ जाएंगे, वापसी लेने का काम खत्म हो जाएगा, फाइनल कैंडिडेट कौन कहां से लड़ रहा है, जब ये आएगा तब समझ में आएगा असली खेल। अभी तो बीजेपी तरह तरह का खेल खेल रही है। इस खेल में देखिए, एक और हमारे यहाँ कहावत है कि जो ज्यादा होशियार होता है वो 3 जगह फंसता है। तो बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में कुछ वैसी ही है। इतने होशियारी दिखा रहे हैं कि लग रहा है कि दुनिया से जरूरत से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सारी राजनीति एकदम स्पष्ट है। आप उत्तरकाशी चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए या महाराष्ट्र चलिए, हर जगह एक किस्म की राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति जनता के सामने बहुत निगेटिव मैसेज लेके जा रही है। ये बहुत खतरनाक है संघ के लिए, बीजेपी के लिए। आप जो कर रहे हो वो सबको दिखाई पड़ रहा है। धनंजय जी, एक बात बताइए कि शिंदे साहब जो उद्धव गुट से तोड़कर और ओरिजिनल शिवसेना लेके चले गए, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, अभी तो देखिए उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया कि भैया हमारे पास आने की तुम्हारी जरूरत नहीं। अब शिंदे गुट का क्या रिजल्ट आता है उस पर डिपेंड करता है। अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। बीजेपी भी उनको जो है एकदम बड़े भाई, एक भाई की तरह एकदम ट्रीट कर रहे हैं कि आओ हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो सर्वे भी आया है देखिए, उसमें बीजेपी की सीटें कम बता रहा है कि बीजेपी कम सीटें जीत सकती है, लेकिन शिंदे की सीटें बढ़ा के दिखा रहा है कि शिंदे ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। ये क्या है? ये अभी भी उनका निशाना कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी का है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो कमजोर हो नहीं पा रहे हैं।
और एक फिर से मैं दोहरा दूं अपनी बात, मैंने जो कही थी पहले वक्तव्य में कि उद्धव ठाकरे जिस दिन इस बात को लेकर खड़े हो जाएंगे हर मंच पर कि ये जो हिंदुत्व की बात कर रहा है वो नकली हिंदुत्व है, दंगाई हिंदुत्व है, असली हिंदुत्व जो है वो शिवाजी का है और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो समावेशी राजनीति है वो इंपॉर्टेंट है। जी 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 बिल्कुल। हेमंत कुमार जी, जरा आपसे भी समझो, महाराष्ट्र की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं आज की तारीख में? राजीव जी, एक तो सबसे जो हास्यास्पद बात जो हुई है वो अजीत पवार वाले जो चुनाव चिन्ह को लेकर के, ये अपने आप में लगता है कि ये जो बीजेपी का जो अलायंस है उस अलायंस के जो एक पार्टनर हैं वो बीजेपी के लिए एक तरह से बोझ बन गए हुए हैं। अब उनके लिए कि आप ये लिखेंगे अपने पर्चा और पोस्टर में कि ये विवादित है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं हुआ। भले ही ये अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टिव है उस डायरेक्टिव का क्या चुनाव से क्या लेना देना है? चुनाव चिन्ह तो उनका वही है और सही कहा ये धनंजय जी ने कि वो तो मशीन में ईवीएम में लिखा नहीं रहेगा कैसा है। तो खैर ये पूरा महाराष्ट्र जो लग रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर के जो इन लोगों ने फार्मूला अपनाया है वो एक तरह से एनडीए के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में सामने आया है। ये लग रहा था कि इसमें विवाद होगा, जैसा कि पहले ये खबर चलाई गई कि संजय राउत और अमित शाह की मुलाकात हुई, तो वो जो इनका जो एक फर्जी नैरेटिव गढ़ने का जो पूरी जो कोशिश होती है वो कोशिश वहाँ चल नहीं पा रही है। जैसे कि आज एक फर्जी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि खरगे साहब को बाहर रखा गया प्रियंका गांधी के इससे नॉमिनेशन से। अब अमित मालवीय जो उनके सबसे बड़े तोप हैं उनके आईटी सेल के, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, बिल्कुल बचकानी हरकतें। तो इससे ये लगता है कि जो ये नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं वो नैरेटिव वो बहुत तगड़ा नहीं हो पाता है। तो महाराष्ट्र में जो ये जो पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी, एक तो वहाँ कि इंडिया अलायंस के भीतर में आपस में मतभेद है इसको, और इंडिया अलायंस के एक पार्टनर के रूप में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उनके नेता है, वो बीजेपी के संपर्क में है। तो ये एक तरह से भीतर में रिफ्ट पैदा करने की, मतभेद पैदा करने की जो कोशिश थी वो कामयाब होती हुई दिख नहीं रही है। तो ज्यादा मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में यूनाइटेडली जो चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है वो इंडिया अलायंस दिख रहा है, और ये बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि वहाँ चिंता का विषय है कि बीजेपी जो खोज रही थी वो वहाँ दरारें उसको वो मिल नहीं पा रही है कि वहाँ कुछ ऐसा दिखे जिसके जरिए वो उस चुनाव में उसको एक नैरेटिव बनाए। तो ये इनका नैरेटिव वहाँ चल नहीं पा रहा है, और इनके आपस में ही, और इनके एक बड़े पार्टी जिनके बारे में जो अजीत पवार के बारे में, कि ये अब इनके लिए एक तरह से बोझ साबित हो रहे हैं आज की तारीख में। तो मुश्किलें तो बीजेपी के लिए ज़्यादा वहाँ पर है, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में वहाँ जो इंडिया अलायंस है वो ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस यहाँ काफ़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। अभी से थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी अपने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी आज रात को ही, तो वो आप देखेंगे। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस पार्टी से पहले अभी शरद पवार गुट ने भी अपने उम्मीदवारों की 45 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और इधर महाराष्ट्र में दंगल जो है वो जारी है महायुति के अंदर, और अमित शाह कह रहे हैं कि देख लेना कोई बागी न खड़ा हो जाए आमने अपना ही बागी कहीं और खड़ा ना हो जाए। ये बात उधर अमित शाह आज समझा रहे थे अपने ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, और साथ साथ यही बात वो कह रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी। देखते हैं कितने बागी कहाँ खड़े होते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार मैच है ये, और इसका इंतज़ार सबको रहेगा। हम लोग भी जब पहुँचेंगे धरातल पे, यानी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए चुनावी यात्रा में जब जैसे जाएंगे, तब और भी नज़दीक से हम आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। एक नहीं बल्कि 6 पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, और इन 6 पार्टियों के बीच वहाँ की जनता क्या सोचती है, किसके पक्ष में ये चुनाव जा रहा है, ये देखना दिलचस्प है। और इन सब के बीच एक दिलचस्पी ये भी है कि क्या चुनाव
चुनाव आयोग की गिरफ्त में होगा या जनता के गिरफ्त में होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत लोगों के, जो लोग निराश हैं, उनकी निराशा भी दूर होने वाली है, ये तय मानिए। क्योंकि जनता जब जाग जाती है, जब जनता आती है, जैसे वो समंदर से अभी टकराने वाला वो जो तूफान है, अभी उड़ीसा तट से टकराने वाला है, 120 किलोमीटर की गति से ये तूफान चल रहा है और चारों तरफ उड़ीसा और उधर बंगाल में बारिश हो रही है और बिल्कुल उथल पुथल वाली स्थिति है। तो एक तूफान उधर दाना नाम है उस साइक्लोन का, तूफान का, जो उड़ीसा के तट से अभी टकराने वाला है अभी से कुछ देर में, और दूसरा तूफान आप महाराष्ट्र में और झारखंड में देख रहे हैं। उपचुनावों के तूफान तो आप देख ही रहे हैं, और उन तूफानों के बीच एक तूफान कह लें तो वो प्रियंका गांधी भी हैं, जो कल से परेशान की हुई हैं बीजेपी को। मिल नहीं रहा तो क्या करें, तो एक वीडियो लेकर घूम रही है बीजेपी कल से, और उस वीडियो की हकीकत कांग्रेस ने बता दी है। हम लोगों ने भी आपको दिखा दिया कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्या इसके सहारे बीजेपी वोट लेना चाहती है या बैकफुट पर लाना चाहती है कांग्रेस पार्टी को, देखा जाएगा। बहुत कुछ होना बाकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं नीचे, शरद पवार आप जानते हैं महाविकास आघाड़ी, और ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं आप सबको पता है। ये हरियाणा नहीं है मेरे दोस्त, ये हरियाणा नहीं है, ये महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। और शायद ये बात राजीव कुमार को भी पता है, CEC हैं वो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसलिए। तो बहुत बहुत